ये जब शाम होने वाली होती है, मगरिब का टाइम होता है, तो उस वक्त थोड़ी थोड़ी सी रोशनी रह जाती है और अंधेरा जो है वो होने वाला होता है। तो वो जो, हाँ, मध्यम जो रोशनी है ना, मध्यम रोशनी का जो होना है ना, वो है ट्यूलाइट। ठीक है, इसको हम यानी कि दोनों तरह से ले सकते हैं। सुबह मॉर्निंग का जो टाइम होता है, फजर का जो टाइम होता है, रोशनी होने वाली होती है, मध्यम सी रोशनी होती है, वो वाला टाइम भी ट्यूलाइट होता है, और शाम का जो टाइम होता है वो भी ट्यूलाइट होता है। लेकिन इस नॉवल के अंदर राइटर ने हमें ग़रूब होने वाला जो टाइम है ना शाम का, उसको उसको यहाँ पे उसने पॉइंट आउट किया है, क्योंकि उसका मकसद इस नॉवल में बताने का है कि डिके हो रहा है किसी चीज़ का, जिस तरह हमने वो पढ़ा था। ठीक है ना, ये हमने रशियन रेवोल्यूशन पढ़ी, तो डिके हो रहा है किसका, अथॉरिटी का, वहाँ पे डिके हुआ। तो यहाँ पे जो है ना वो दिखाता है इस नॉवल के अंदर कि कल्चर का डिके हो रहा है, ट्रेडिशंस का डिके हो रहा है दिल्ली में। जो कल्चर और ट्रेडिशंस जो लोगों ने पहले अपनाए हुए थे वो ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, उनका डाउनफॉल हो रहा है। तो ये टू लाइव इन दिल्ली, उसी को उसने माइंड में रख के, डिके को माइंड में रख के, तो उसने ये वाला इसका टाइटल निकाला है ट्यूलाइट का। यानी कि अब ये कह लो कि डार्कनेस और लाइटनिंग का जो मिक्सचर होता है ना, उसको कहते हैं ट्यूलाइट। ठीक है, अब इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल हम बायोग्राफी देख लेते हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स। बायोग्राफी है इसकी 1910, ही वॉज बोर्न इन 1910 एंड डाइड इन 1994। ही वॉज बोर्न इन दिल्ली, न्यू दिल्ली में इसकी पैदाइश हुई थी इंडिया के अंदर। ठीक है, और ही डाइड इन कराची, कराची में ये इसकी डेथ हुई थी। ही वॉज दिल्ली में, न्यू दिल्ली, इंडिया में। यानी इसको माना जाता है इंडियन मुस्लिम राइटर इसको कहते हैं। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान से भी इसका कनेक्शन रहा है, पाकिस्तान में भी ये पॉलिटिक्स के हवाले से काम करता रहा है। हाँ, तो ही वॉज अ नॉवलिस्ट था, ये क्रिटिक था, ट्रांसलेटर भी था। मुख्तलिफ इसने जो हमारे उर्दू जो गज़ल लिखने वाले हैं, बड़े बड़े शायर हैं, उसकी इसने ट्रांसलेशंस भी की हैं। ठीक है, शायरी की। फिर नॉवल इसने लिखे हैं, बहुत सी शॉर्ट स्टोरी राइटर भी इसको कहा जाता है। शॉर्ट स्टोरीज भी इसने लिखी हैं, उर्दू में भी लिखी हैं और इंग्लिश में भी इसने शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं। उसके अलावा स्कॉलर इसको माना जाता है। स्टडीज इसने अलीगढ़ और लखनऊ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से इसने अपना ग्रेजुएशन किया था, और मास्टर्स भी इसने वहीं पे किया था। ठीक है, और ट्यूलाइट इन दिल्ली जो है वो इसका फर्स्ट नॉवल है जो इसने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा था। और इसमें लैंग्वेज इस तरह की जब आप लिखोगे तो आपको काफ़ी डिफरेंट लगेगी और मज़े की लगेगी, क्योंकि इसने उर्दू के वर्ड्स को लेके इंग्लिश में यूटिलाइज कर दिया है। जैसे कि बाज़ार का वर्ड इसने यूज़ कर दिया है। ठीक है, इस तरह के बहुत से, वो जब आप फ्लो में पढ़ रहे हो तो बहुत मज़ा आता है उस चीज़ को पढ़ने में ना। तो अगर ओरिजिनल टेक्स्ट कभी आपको पढ़ने का मौका मिले तो उसकी तो फिर और ही बात है, उसमें कुछ ज़्यादा आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि टाइमिंग की वजह से नहीं टाइम मिल पाता कि टेक्स्ट पढ़ी जाए, लेकिन आप पढ़ो ज़रूर। अब इस नॉवल के हवाले से इसने हाईलाइट जो चीज़ें की हैं, इसने डिके ऑफ कल्चर दिखाया है दिल्ली में। दिल्ली में जो डिके हो रहा था कल्चर का, वो इसने शो किया है। वहाँ पे रहने वाले मुसलमानों का, मुस्लिम्स का जो ट्रेडिशन थे, कल्चर थे, उसको इसने शो आउट किया है। और ट्रेजेडीज ऑफ लाइफ इन कॉमन, यानी कि इसने, इसका ये कहना है पूरे नोवेल के अकॉर्डिंग, वो कहता है कि मैं सिर्फ किसी एक ख़ास रिलीजन से रिलेटेड या एक ख़ास तबके से रिलेटेड जो वहाँ पे डिके हुआ है ट्रेडिशंस का, मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा। मैं ट्रेडिशंस का डिके और कल्चर का डिके, वो कहता है कि हर सोसाइटी का मसला है, पूरी वर्ल्ड का ये प्रॉब्लम है कि अगर किसी भी सोसाइटी के कल्चर को तबाह कर दिया जाए, उनकी लैंग्वेज उनसे छीन ली जाए और उनके ट्रेडिशन उनसे छीन लिए जाए, तो वो नेशन जो है वो तबाह हो जाती है। ठीक है, अब ये यानी कि आप यहाँ से अंदाजा लगा लो कि इसने पॉइंट कौन सा उठाया, वो जो आपने कल्चर और इंपीरियलिज्म में पढ़ा था प्रोज के अंदर। ठीक है ना, कि वो क्या करता है कि बाहर के ममालिक की जो इंग्लिश सोसाइटीज़ होती हैं, इंग्लिश पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आते हैं हमारे जैसे कंट्रीज़ में और कहते हैं कि हम इन लोगों को सिविलाइज करना चाहते हैं, और सिविलाइजेशन के चक्कर में वो यहाँ पे अपनी लैंग्वेज छोड़ देते हैं या अपने कस्टम के ट्रेडिशन छोड़ देते हैं, और हम अपने ट्रेडिशंस और कल्चर को फिर पीछे छोड़ देते हैं और उनकी एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। उसकी वजह से वो कहता है कि नेशन की जो है वो तबाही होती है। इसी चीज़ को उसने इस नॉवल के अंदर उठाया है। ठीक है, तो ये अक्सर कई दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है कि कल्चर, डिके ऑफ कल्चर सिर्फ दिल्ली को शो नहीं उसने किया, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइफ को रिप्रेजेंट उसने इस नॉवल के अंदर किया है। तो मज़ीद जब हम डिस्कस करेंगे तो मज़ीद हमें क्लियर हो जाएगी। इसके हवाले से एक बात मैं इसको, क्योंकि ये दिल्ली से रिलेटेड है नॉवल, एक बात इम्पोर्टेंट ये है कि दिल्ली के अंदर ये World War II जब हुई थी ना, उसके बाद ये हुआ था। इंडिया के अंदर
जो है ना वहाँ पे मुग़लों की हुकूमत थी, मुग़ल बादशाह हुकूमत करते थे। बहादुर शाह ज़फ़र का आपने नाम सुना है उसकी? हाँ, उनकी वहाँ पे हुकूमत थी इंडिया में ना। तो उसके बाद क्या हुआ वहाँ पे अंग्रेज़ वहाँ पे हिंदू भी बसते थे और मुसलमान भी बसते थे। अब मुसलमान अपने आप को एक अलग कौम कंसिडर करते थे, हिंदू अलग कंसिडर करते थे, तो दो ट्रेडिशंस पहले से ही मिक्स अप थे। और दिल्ली के अंदर तो जो राइटर ने पॉइंट आउट किया उसने एक मुस्लिम फैमिली की कंडीशन को दिखाया, यानी कि मुसलमानों की वहाँ पे क्या कंडीशन थी, किस तरह से उनका कल्चर दबाव हो रहा था, उसको उसने कैरेक्टर्स को सिंबल बना के शो आउट किया है। ठीक है, अब वहाँ पे मुगलों की हुकूमत थी, तो उसके बाद जो ब्रिटिश लोग थे, बरतानिया वाले थे, उन्होंने वहाँ पे अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया इंडिया के अंदर। ठीक है, दिल्ली भी उसी में। हाँ 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 बिल्कुल कह सकते हैं। तो वो वहाँ पे उन्होंने डेरा जमाना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने वहाँ पे हुकूमत करना शुरू कर दी। और मुग़लों की हालत, हाँ मुग़लों की हालत ये हुई थी कि वो यूँ समझो कि बैगर उनको कंसिडर किया जाता था और वो सर्वेंट क्लास तक पहुँच गए थे। पहले वो वहाँ के बादशाह थे। तो जब ब्रिटिश ने वहाँ पे आके हुकूमत की तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपना कल्चर भी वहाँ पे छोड़ा, अपनी लैंग्वेज भी वहाँ पे छोड़ी। और आपको पता है कि वहाँ से ही इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा फैली है। उसके बाद फिर जब ये सेपरेशन हुई मुसलमानों की और फिर जैसे पाकिस्तान भी अलग हुआ, तो तब से ही हम इंग्लिश को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो ये उसने इशू उठाया कि किसी कौम की सिविलाइजेशन का बहाना बना के वहाँ पे आप कॉलोनियलिज्म ले आते हो, कॉलोनीज बना लेते हैं वो ब्रिटिश लोग, और फिर कहते हैं कि हम इनको सिविलाइज करेंगे, और सिविलाइजेशन के चक्कर में वो वहाँ पे कल्चर तबाह करते हैं, ट्रेडिशंस उनके तबाह करते हैं। तो ये नॉवल भी इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें लोगों का जो इंडियन कल्चर था, पुराना मुस्लिम कल्चर था, वो ख़राब हो गया। और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, उनको उनकी मजबूरी थी कि वो ब्रिटिश को एक्सेप्ट करें। लेकिन इन कैरेक्टर्स को भी जब आप पढ़ोगे तो आपको फील होगा कि ये अपनी मेमोरीज में ही खोना चाहते हैं, जिस तरह हमने लाइबोफ को पढ़ा के वो पास्ट में ही रहना चाहती है। ठीक है, इसी तरह ये भी अपनी मेमोरीज पास्ट को ही रिकॉल करते हैं कि हमारे वो ट्रेडिशंस कहाँ गए, हमारे कल्चर कहाँ गए वो वाले। ठीक है, और फिर कुछ लोग जो जैसे इसमें दिखाते हैं कि कुछ कैरेक्टर्स हैं वो इंग्लिश बूट लाइक करने लग जाते हैं, इंग्लिश बूट्स पहनते हैं, इंग्लिश शर्ट्स वो पहनते हैं, उसको लाइक करते हैं। तो कुछ कैरेक्टर्स उसमें जो पुरानी ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे वो इस चीज़ से गुस्सा भी करते हैं, खासकर जो इसमें एक मेन कैरेक्टर है वो फिर गुस्सा करता है कि मेरे बच्चे जो है वो इस चीज़ को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, इंग्लिश कपड़े क्यों ये पहन रहे हैं। ठीक है, हाँ अब ये देखो यही तो बात है, विलियम ब्लेक ने भी ये बात की थी कि अगर आप अपने आप को रैशनल कंसीडर करते हो या अगर आप अपने आप को मोरलिस्ट कहते हो तो फिर आप चीज़ों को फॉलो कर रहे हो इंग्लिश पीपल को, तो फिर आप करप्ट हो, आपके अंदर करप्शन मौजूद है, आप हिपोक्रेट हो कि एट द सेम टाइम आप अपने आप को मोरलिस्ट भी कह रहे हो और एट द सेम टाइम आप उनकी चीज़ें सारी अडॉप्ट भी कर रहे हो। अब हम भी कहते हैं कि इंग्लिश को हमने अडॉप्ट करना ही करना है, इंग्लिश हर जगह पे मौजूद है। हाँ हाँ यही तो, अब ये देखो अगर इन्होंने उठाया, मुझे नॉवल का नहीं पता, मुझे एक पॉइंट ध्यान में आता है ना कि अगर ट्रेडिशन की, अगर लैंग्वेज की ने जैसे बात की तो पहला नॉवल लिखा और लिखा भी इंग्लिश में किया ना। हाँ ये बात तो है, वही ना, क्योंकि वो इंटरनेशनल लैंग्वेज फिर बाद में बन गई। लेकिन अगर हम वैसे एज अ जनरल देखें तो उर्दू हम कहते हैं हमारी कौमी ज़ुबान है, तो फिर वो भी हमारे ट्रेडिशन का, हमारे कल्चर का हिस्सा है, लेकिन हमने उसको फिर भी पीछे छोड़ दिया हुआ है। तो फिर इसका मतलब तो यही ना कि हम फिर अंग्रेज़ों के गुलाम ही ठहरे ना, फिर हम भी ऐसे ही हैं जैसे कि उन्होंने अपनी पिछली सदियों में अपनी यहाँ पे कॉलोनीज बनाई थी और वहाँ पे उन्होंने अपने असरात छोड़ दिए थे, वही असरात अभी तक हमारे साथ चल रहे हैं। अगर हम चाहें तो हम कर सकते हैं इसको, लेकिन हम करना नहीं चाहते। उर्दू की जरूरत कहाँ है? चाइनीज जो है वो अपने मुल्क के अंदर देखिए, वहाँ से आपको इंग्लिश नजर नहीं आती है, उन्होंने डिनाई किया है ना, उन्होंने कहा बस कि हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, यही तो बात है कि अपने नेशन के लिए आप क्या करते हो, यही तो बात है। जिस तरह वो सर भी एक दफा बताते थे, जो वो बाहर आउट ऑफ कंट्री किसी गए थे, कहाँ पे हाँ थाईलैंड, वहाँ पे उनके अपना मतलब कि नेट सिस्टम उनका अपना है, थाई लैंग्वेज है वहाँ पे। वो जब उनका कौमी ताना बजता है तो वो सड़कों पे खड़े हो जाते हैं, इतना एहतराम है उनका। तो अगर नेशन के लिए कुछ करना हो कर किया ज़रूर जा सकता है, लेकिन हम यूँ कह लो कि हम शैकल्स के अंदर इतने जकड़ गए हैं, हमारे ऊपर इतने ज़्यादा उनके असरात है कि हम फिर कहीं निकल भी नहीं सकते। तो राइटर ने भी जो है इसी चीज़ को फोकस करके किया है कि डिके ऑफ कल्चर किस तरह से हो रहा है, और उसने ख़ास तौर पे दिल्ली को पॉइंट आउट इस हवाले से किया है। अब इसके करेक्टर्स आपके पास है किसी के पास?
नहीं चले, थैंक यू सो मच। फिर मैं करेक्टर से ये बोर्ड पे लिखी, ये मेन प्रैक्टिस है, तो आप भी अंडरस्टैंड कर। मेरा तो ओके, नाउ सी द करेक्टर्स। ये जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं ये फैमिली 1 है, ठीक है, यानी कि 2 फैमिलीज का हम डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट फैमिली है उसमें कौन कौन से करेक्टर्स हैं। बेसिकली पहले है उसमें मीर निहाल और बेगम निहाल, ठीक है, ये दोनों हस्बैंड और एंड वाइफ हैं, ठीक है, मीर निहाल एंड बेगम निहाल। अब मीर निहाल जो है आप वो थोड़ा सा ओल्ड एज का है, ठीक है, और उसकी इस तरह की हैबिट्स हैं जैसे कि पिजन्स को पालना, ठीक है, थोड़ा सा, लेकिन वो नॉवल के स्टार्ट में हमें बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नज़र आता है, इवन कि वो स्नेक के साथ भी फाइट कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद यूँ यूँ उसकी तबीयत बिगड़ती जाती है, फिर पिजन्स भी उसके मरना शुरू हो जाते हैं, और उसकी ये भी एक हैबिट थी। तो ये सारी चीज़ें हमें डिक्लेयर करती हैं कि उसकी कल्चर की डिके हो रही है, ठीक है, और एट द एंड ये पैरालाइज हो जाता है, ठीक है, ट्रेजिक एंड इसका दिखाया है। तो ये एक मेन कैरेक्टर आप इसको कंसिडर कर सकते हो, ये मेन कैरेक्टर है कि राइटर ने इसको फोकस करके जिस तरह इसकी लाइफ का डिके जो है वो शो कर रहा है कि डिके ऑफ कल्चर हो रहा है या डिके ऑफ ट्रेडिशन हो रहा है, क्योंकि ये ओल्ड वैल्यूज़ और ओल्ड ट्रेडिशंस को बहुत प्रेफर करता है। और ये जो फैमिली है ये सैयद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, कास्ट है इसकी सैयद, ठीक है। जो दूसरी फैमिली हम डिस्कस करेंगे वो मुग़ल है, ठीक है। तो ये और इसका वहाँ की दिल्ली की इनकी ट्रेडिशन थी, वो प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह के पास जाते थे, ठीक है, क्योंकि अपनी सेक्सुअल फुलफिलमेंट के लिए और इस तरह की चीज़ों के लिए ना। तो वो अब मीर निहाल की एक दिखाते हैं प्रोस्टिट्यूट जिसके साथ ये बहुत ज़्यादा अटैच था, बाबन जान उसका नाम है, ठीक है, उसके साथ ये बहुत ज़्यादा अटैच था। उसकी वजह से जब उसकी डेथ हो जाती है किसी वजह से ना, उसकी मतलब कि कोई डिजीज़ की वजह से, तो उसकी वजह से जब से उसकी डेथ होती है ना उसके बाद ही इसकी कंडीशन बिगड़ना शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ये पैरालाइज होना शुरू हो जाता है, तबीयत इसकी बिगड़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो इसके साथ अटैचमेंट थी इसकी, और वो खुशी का इजहार करता था। एक इसने किसी दुकान में भी हिस्सा डाला हुआ था कि वहाँ से इसको इनकम आती थी, और वो फिर इसके ऊपर सर्व करता था, इसको सर्व करता था पामिल जान के लिए ना। तो वो सारी चीज़ें इसकी ख़त्म हो जाती हैं जब उसकी डेथ हो जाती है। तो ये इसकी लाइफ का ट्रेजिक एक्सपेक्ट है। अब इनके अगर हम अब वो उनकी सिचुएशन इस तरह से दिखाई गई है कि घर के उन्होंने ये सारे ट्रेडिशंस के हिस्से हैं कि वो जो मीर निहाल का घर था वो एक बहुत बड़ी एक हवेली थी, ठीक है, और उसके अंदर एक वो ट्री लगा हुआ था, पाम ट्री लगा हुआ था, और वहाँ पे जिसे क्या है हाँ वो जिसे कहते हैं मेहंदी का दरख्त होता है ना, मेहंदी के प्रति वो लगा होता है। तो ये सारी ये चीज़ें डिक्लेयर करती हैं कि वो ये ट्रेडिशंस को डिक्लेयर करी हैं। फिर उनके अंदर उन्होंने पोर्शंस अलग अलग बनाए होते थे कि ये जनाना पोर्शन है और ये मर्दाना पोर्शन है, और जो जनाना पोर्शन है वहाँ से जो मतलब ख़वातीन जो है वो उसी एरिया के अंदर रहती थी, ठीक है। जब मतलब सिर्फ खाना खाना होता था या कोई कन्वर्सेशन करनी होती थी तो वो फिर मर्दों के पोर्शन में कभी कभी आती थी, कभी कभी आती थी, हाँ जी, हाँ हाँ, कभी कभी वो आते थे, लेकिन अब जो फीमेल्स थी उनको ये पता नहीं होता था कि मेल्स जो है वो प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते हैं, क्योंकि अब उन्होंने अलग अपने पोर्शन में रहना होता था, तो उन्हें उनकी एक्टिविटीज़ का पता नहीं होता था। तो ये ट्रेडिशन का हिस्सा थी कि वो अलग अलग रहते थे। कन्वर्सेशन ज़्यादा मतलब ग्रुप की शक्ल में जो मेल्स थे वही ज़्यादा बैठते थे और वो गपशप लगाते थे, ठीक है। तो इनके 6 चिल्ड्रंस हैं। पहला जो है बेगम वहीद है। ये फर्स्ट जो मैंने लिखी है ये 3 फीमेल्स हैं, यानी 3 ही लड़कियां और 3 ही लड़कियां हैं। पहली जो है वो बेगम वहीद है, ये विडो है, ये इनसे घर से कि थोड़ा चंद फासले पे रहती है, ठीक है, विडो है ये, इसके बच्चे भी हैं, कभी कभी ये आ जाती है मिलने के लिए ना इनके घर। उसके अलावा सेकंड है महरू। महरू जो है वो ब्यूटीफुल है, लेकिन इसकी इसकी घर वालों ने इसकी पैसे से ना इंगेजमेंट फिक्स कर दी हुई है मिराज के साथ। मिराज इज़ अ फीमेल पर्सन, मेल पर्सन। मिराज के साथ इसकी इंगेजमेंट फिक्स कर दी हुई है। अब मिराज जो है ही इज़ अ वेरी अगली पर्सन, ठीक है, मिराज जो है ना, और वो प्रोफेशनल हवाले से भी अच्छा नहीं है, टू मच अगली ही is। तो उसकी वजह से महरू जो है वो उसकी तरफ अटैचमेंट जो है वो महसूस नहीं करती, उसके लिए कोई भी लव वगैरह महसूस नहीं करती, लेकिन घर वालों ने शुरू से बचपन से उसकी इंगेजमेंट वहाँ पे फिक्स कर दिया कि मिराज से ही तुम्हारी शादी हुई है। इवन कि यहाँ तक है कि उसने उसको देखा भी नहीं हुआ,
जब वो शादी के दिन मतलब बारात आती है तो वो उसको देखती है और फिर सब हैरान होते हैं कि ये इतना मतलब कि अगली पर्सन है। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं अब तो करनी पड़ेगी, मजबूरी है कि अब तो बारात आ गई है। ठीक है, तो उस थर्ड जो है वो इनकी एक बेटी, उसकी डेथ हो चुकी है, उसको अपीयर नहीं किया गया ड्रामा में, नॉवल में। नेक्स्ट है हबीबुद्दीन, ये भी मैरिड है। कबीबुद्दीन है इसमें, ये भी मैरिड है, इनके आगे से बच्चे भी हैं। असगर जो है वो अनमैरिड है। असगर को भी एक मेन कैरेक्टर कंसिडर किया गया है, जो फॉलोवर ऑफ जो है वो इंग्लिश पीपल है, इंग्लिश ट्रेडिशंस को फॉलो करता है। पैंट शर्ट का इसको शौक है, थोड़ा सा ये जिसे कहना चाहिए सेक्सुअल नेचर का भी है और इंटेलेक्चुअल भी है लिटिल बिट। तो अनमैरिड है ये। बिलवड इसकी थी, मैंने इसलिए लिखनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि मुश्तरी भाई है इसकी, एक तो प्रोस्टिट्यूट के साथ इसका अफेयर था। ठीक है, उसके बाद लेकिन ट्रूली लव जो है प्रोस्टिट्यूट का, बस ये माइंड में रख लो कि प्रोस्टिट्यूट का जिक्र इसलिए आया इस नॉवल के अंदर क्योंकि राइटर ने ट्रेडिशंस को हमें दिखाना था कि मेल्स की ट्रेडिशंस थी कि वो एक ख़ास वक्त में वहाँ पे जाया करते थे टाइम स्पेंड करने के लिए। तो उसके बाद बिल्किस जो है वो जो हम दूसरी फैमिली का जिक्र करेंगे ना, उससे ताल्लुक़ है इसका, यानी कि मुग़ल ख़ानदान से ताल्लुक़ है इसका। तो बिल्किस जो है शी इज़ ब्यूटीफुल, और असगर जो है वो इसके इंटरेस्ट इसमें लेना शुरू कर देता है, इससे मोहब्बत करता है और वो अपने बाप से ज़िद भी करता है कि मैंने इसी से शादी करनी है ना फैमिली से, और अपनी ये वाली बहन को, बेगम वहीद को बुलाता है कि आप पेरेंट्स को मनाओ कि वो मतलब शादी के लिए मान जाएँ, तो इसकी वरना मैं मतलब कि मर जाऊँगा, इस तरह की ये बातें करता है। तो उसकी मदर एग्री हो जाती हैं, लेकिन फिर वो इसके फिर वो बात भी करती हैं शादी की, लेकिन उसके जो होता है ना मीर निहाल, ये नहीं मान रहा होता क्योंकि इसके अंदर एक वो भी है, इसको फैमिली प्राइड का इसको बहुत ख्याल है, तो क्योंकि वो कहता है कि ये तो सर्वेंट क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मैं क्यों हाँ वो थोड़ा सा हाँ, तो वो इस बात से क्लेम करता है कि नहीं इनसे ये इतना शादी नहीं हो सकती, लेकिन एट द एंड जैसे ही बाबन जान की डेथ होती है और ये मतलब कि थोड़ा सा पेसिमिस्टिक मूड हो जाता है इसका, फिर ये मान जाता है बिल्किस के साथ दस्तगिर की शादी करने के लिए। इनकी शादी होती है, इनकी एक बेटी भी होती है, लेकिन जैसे ही इनकी शादी होती है और इनकी बेटी भी होती है तो बिल्किस पहले बहुत इसके लिए केयरफुल होता है, लेकिन शादी के बाद जो है वो उसको बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता और वो ज़्यादा टाइम अपना घर से बाहर गुजारता है। तो उसकी वजह से बिल्किस जो है वो वीक होना शुरू हो जाती है और टेंशन लेना शुरू हो जाती है कि मतलब कि मेरी तरफ अब अट्रैक्ट नहीं होता जितना पहले होता था। उसकी वजह उन्होंने यहाँ पे नॉवल में ये बताई है कि वो असगर ये फील करता है कि वो उसकी सेक्सुअल डिज़ायर को अच्छी तरह से पूरा नहीं कर पा रही, तो इस वजह से जिस तरह से प्रोस्टिट्यूट कर सकती है। ठीक है, अजान हो जाती है उसके बाद। ओके सी नाउ। अच्छा, बिल्किस जो है वो बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक होना शुरू हो जाती है कि उसका हस्बैंड जो है उसकी तरफ अट्रैक्टिव नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से इसकी भी डेथ हो जाती है बिल्किस की। और फिर इसकी डेथ के बाद असगर को रियलाइजेशन होती है कि मैंने मतलब अपनी वाइफ के साथ अच्छा नहीं किया, और फिर उसने अपनी बेटी की भी केयर करनी क्योंकि होती है, तो उसकी वजह से फिर ज़ोहरा जो है ये इसकी साली होती है, इसकी बहन होती है बिल्किस की। तो ये फिर वो अपनी उस बच्ची के साथ भी अटैच होती है। फिर असगर ये सोचता है कि अगर मैं इससे शादी कर लूँगा तो मेरी बेटी को भी ये संभाल लेगी, लेकिन यूँ होता है कि ये इसकी तरफ अट्रैक्शन तो फील करती है, लेकिन इनकी जो मदर होती है ना इन दोनों की, वो इस चीज़ को कंडेम करती है हाँ कि ज़ोहरा की शादी नहीं करनी है इससे, और वो ज़बरदस्ती इसकी शादी फिर कहीं और कर देती है। तो इसी तरह असगर का भी एंड जो है वो दिखाया है, ट्रेजिक एंड इसका दिखाया है। मेन कैरेक्टर्स यही हैं, असगर और मीर निहाल। उसके बाद है अब ये सेकंड ये ब्रदर है इसका, मीर जमाल जो है वो मीर निहाल का भाई है। ठीक है, मीर जमाल की डेथ हो चुकी है, वो अपीयर नहीं होता नॉवल में। बेगम जमाल है, बेगम जमाल का इन दोनों का एक बेटा है, मसरूर उसका नाम है, सन ऑफ मीर जमाल। उसके अलावा अंजुम ज़मानी ये फीमेल है, ये सिस्टर इन लॉ है बेगम जमाल की, यानी कि उसकी नंद है इसकी, बेगम जमाल की। ठीक है ना, हाँ, यानी इसकी बहन है, इन दोनों की बहन है वो ये। इसका भी कोई ख़ास रोल प्ले नहीं दिखाया गया नॉवल के अंदर, ज़्यादा जो रोल प्ले करते हैं ना कैरेक्टर्स वो ये है मीर निहाल और असगर, और फीमेल में से बेगम वहीद है,
बेगम निहाल का थोड़ा सा, बिल्किस और ज़ोहरा का ज़्यादा दिखाते हैं, इन 4-5 कैरेक्टर्स का ज़्यादा दिखाते हैं। लेकिन अगर आप कैरेक्टर्स को लेके बैठो तो बहुत एक लंबी लिस्ट है। अभी तो मैंने थोड़े से लिखे हैं जो कॉमन है, इसके अंदर मेन है। उसके बाद शम्स है, ये भी मेल कैरेक्टर है और ये इनके घर में ही रहता है, लेकिन इसका कोई रोल नहीं दिखाया गया कि ये क्या करता है। कोई प्रोफेशनल इसने चीज़ अपनाई हुई है, प्रोफेशन जाता है, मतलब अपनी जॉब पर वापस आ जाता है, लेकिन रहता इधर ही है। लेकिन इसकी कन्वर्सेशन हमें कम ही नज़र आती है नॉवल के अंदर ना। उसके बाद सेकंड फैमिली देख लें आप। अच्छा, चलिए नोट कर लें, मैं बोल देती हूँ। सेकंड फैमिली में हैं मीर शहबाज और एंड बेगम शहबाज। ठीक है, ये मुग़ल फैमिली है। मीर शहबाज और बेगम शहबाज की बेटियां हैं 2, ज़ोहरा एंड बिल्किस, जिसका अभी हम ऊपर जिक्र पढ़ चुके हैं, डॉटर हैं शहबाज। ज़ोहरा एंड बिल्किस ये दोनों डॉटर्स हैं इनकी, मीर शहबाज और बेगम शहबाज की। बिल्किस जो है वो वाइफ ऑफ असगर है। ठीक है, उसके अलावा एक कैरेक्टर है इसमें बंदू, BUNDOO, बंदू। ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ असगर, असगर का फ्रेंड है ये। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इशफाक। इशफाक जो है ही इज़ अ कज़न ऑफ असगर। ठीक है, इसके अलावा बस वो बाबन जान का मेंशन कर लो, बाबन जान का लिख लो कि शी इज़ अ प्रोस्टिट्यूट एंड बिलवड ऑफ मीर निहाल, वो मैंने पहले मेंशन नहीं किया था। BABAN JAN TITUTE, बिलवड ऑफ मीर निहाल। ठीक है, दैट वाज द कैरेक्टर्स, so nice of you. नेक्स्ट कैरेक्टर ये मैंने आपको बताया, ये मेन कैरेक्टर से दिखाया। आप जब जाओगे तो आपने थोड़ी रीड कर लेना है, थोड़ी सी डिटेल के साथ इनके कैरेक्टर दिए हैं यहाँ पे, तो वो आपने